Good morning, students. This is a video for class 12th Indian economy. Welcome to class 12th. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आपको बता चुकी हूँ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था इसका कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज जो हैं वो क्या हैं, या इंडियन इकोनॉमी जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी, कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनका यूज़ हम आज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बात देखते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में यानी कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी इकोनॉमी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। यहाँ पर मैंने कुछ 10 फीचर्स लिखे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही जो फिक्स फीचर्स हैं ये हो, कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे जो लिखे हैं दैट इज the first feature is stagnant economy and the second feature is backward economy, the third one is agricultural backwardness, then fourth one is industrial backwardness, next one is rampant, ये जो बात है आपकी rampant poverty is there, then the other one is poor structure, then heavy dependence of transportation, next one is limited urbanization, next one is semi-feudal economy, next one is colonial economy. So हम बात करते हैं now the taking one by one these points. First one is stagnant economy. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मीनिंग है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी थी हमारी वो बहुत ही लो डेवलपिंग इकोनॉमी थी। यहाँ पर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1948 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1947 के बाद 1948 की हम बात कर रहे हैं। तो 1948 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो थी स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है बहुत ही लो डेवलपिंग इकोनॉमी। लो डेवलपिंग यानी कि बहुत ही धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता था, बहुत धीरे धीरे अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि उस समय देखिए हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा कुछ भी नहीं था। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में स्टेगनेंट थी, जो कि जिसकी ग्रोथ बहुत ही लो होती है, जिसकी ग्रोथ बहुत ही लिटिल होती है। बिटवीन 1860 से 1925 की हम बात करें तो 1860 से 1925 तक पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5% थी पर एनम, और बिटवीन 1950 तक हम बात करें तो वो 0.1% हो गई थी। यानी कि जो ग्रोथ है वो बढ़ने की बजाय क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो ऑन द अकाउंट ऑफ स्टेगनेशन जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या था, बहुत कमज़ोर था। यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड भी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो भी कैसा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, बहुत ही वीक था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत वीक होने की वजह से ही लो डेवलपमेंट यहाँ पर था, और पोवर्टी में बहुत ज़्यादा जो हमारी जो कह सकते हैं कि पीपल ऑफ द कंट्री थे वो बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड में रहते थे और पोवर्टी को फेस कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी की। सो व्हाट इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, ये देखिए बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, यानी कि आगे आने वाले यानी मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे compete बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और बैकवर्ड होने का यहाँ पर मतलब है कि 1947 में इन लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो देखिए बैकवर्डनेस जो है किसी भी इकोनॉमी की वो देखी जाती है वहाँ की पर कैपिटा इनकम से, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, वहाँ के लोगों के एजुकेशनल जो भी एजुकेशनल जो ग्रोथ है उससे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो हमारी जो बैकवर्ड इकोनॉमी है ये इसी वजह से थी कि 1947 और 48 में हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी मात्र 230 रुपीज़। 230 रुपीज़ जो है वो बहुत ही कम हुआ करती थी इनकम, और इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड है, बेसिक नीड्स हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। और अब वो नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या रहेगी, बिल्कुल क्या रहेगी, स्टैग्नेंट ही रहेगी, बैकवर्ड इकोनॉमी ही कहलाएगी।
बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। बल्क ऑफ पॉपुलेशन तो पुअर रहना ही था, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी, 230 रुपीज़ पर मंथ या पर ईयर उनका होता था। तो इससे कोई भी जो हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का मीनिंग है यहाँ पर, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस क्या है कि हमारे यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ यानी 70% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड थी किस पर, एग्रीकल्चर पर। 70% पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर डिपेंड तो थी पॉपुलेशन, बट एग्रीकल्चर पर डिपेंड तो थी, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से की जाती थी। वो बहुत ही किन से की जाती थी, ट्रेडिशनल मेथड से की जाती थी। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि हमारे पास कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, मॉडर्न हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे, मॉडर्न कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जिनसे हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक कह सकते हैं हाई क्वालिटी से हम क्या कर सकें, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। सो एग्रीकल्चर जो है वो हमारी बहुत ही बैकवर्ड पोजीशन में थी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी उस समय में। जैसे कि अगर हम देखें 72% जो है अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो थी पर हेक्टेयर ओनली 600 किलोग्राम्स के आसपास ही थी। फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था 1940-17 में सिर्फ 527 लाख टन ही किया गया था, जबकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम था। यानी कि अगर हम हमारे ही प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट रहें तो हमारी जो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, भूखी रहेगी। तो ये चीज़ थी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस में या एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस में। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। देखिए इंडस्ट्रियलिटी जो थी हमारी, यानी कि हम बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड की। ब्रिटिश टाइम से पहले भी हमारा जो इंडिया था, इंडिया इंडस्ट्रीज में आगे नहीं था, इंडस्ट्रीज में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जब यहाँ पर ब्रिटिश पर्सन्स आए तो उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। लेकिन जब वो यहाँ से छोड़ कर गए 1947 में उनके छोड़ के जाने के बाद क्या हुआ कि उनके छोड़ के जाने के बाद हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ गई, क्योंकि वो उनके जितने भी मेथड्स थे सब कुछ ले गए। भाई जो चीज़ें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया था वो थोड़ा बहुत था, अदरवाइज वो भी नहीं था, क्योंकि जो मशीनरीज हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपने साथ मेथड्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो सारे ले जा चुके थे। और कह सकते हैं कि एक ट्रेंड जो लेबर थी वो जा चुकी थी। लेकिन कुछ फिर भी हमारे पास थे तो उससे हमने किया कोशिश, लेकिन हम पुअर इतने थे कि हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते थे और हमारे पास अर्निंग का और कोई सोर्स भी नहीं था। सो प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स जो था, मशीन्स से जो प्रोडक्शन होता था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। यानी कि हम तो वापस से उसी पे आ गए जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हम बनाते थे। लेकिन वही हैंडमेड प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम क्या थी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में सेम वही प्रॉब्लम कि हमें क्या करना पड़ता था, टाइम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा और जो दाम है वो हमें कम मिलने हैं। तो ये चीज़, और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अदर मार्केट से क्या नहीं कर पाती, कम्पीट नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो मशीनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो प्रोडक्ट्स थे हमारे हैंडमेड, उनमें बहुत टाइम भी लगता था और वो वाली जो फिनिशिंग है वो हम नहीं दे पाते थे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, वर्चुअल लैकनेस था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं थी। बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स, हमें कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, यानी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था इन मशीनरीज के लिए, इन कैपिटल्स के लिए, जो भी हम रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी हम लेना चाहते थे। और इंडस्ट्री हमारी इसलिए भी वीक थी क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल था वो बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो गया था, क्योंकि यहाँ से जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कर लिया था। तो सारी चीज़ें इम्पोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर हम बात करते हैं रैम्पेंट इकोनॉमी की, रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी यहाँ पर पाई जाती थी। कहने का मतलब है कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा था, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम देखें तो बल्क ऑफ पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा था। और इतना था पॉपुलेशन कि किसी एक पर्सन को, या बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे
मतलब ईच अ पर्सन डिड नॉट गेट 2 मील्स एट अ डे, यानी 2 वक्त का जो खाना है वो भी उन्हें प्रॉपरली प्राप्त नहीं हो रहा था, वो भी उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। ये थी रैम्पेंट इकोनॉमी। रैम्पेंट यानी बहुत ही वीक इकोनॉमी थी और लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे बहुत समय, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे बार बार, लार्जली गोइंग टू वाइड स्प्रेड डेस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी उनकी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के खत्म होने का मतलब क्या था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर खत्म हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया के जो लोग थे उन्हें सिर्फ वही चीज़ें आती थी हैंडीक्राफ्ट्स में काम करना, हाथ से काम करना, ऐसे छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं उनका यूज़ करना, लेकिन अब वो बिल्कुल क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें दिखाई देती थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम बेस करते हैं, जिस पर हमारी कंपनी बेस करेगी, जिस पर हमारा प्रॉफिट बेस करेगा, जिस पर हमारा प्रोडक्शन बेस करेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा मशीनरी बेस्ड प्रोग्राम कितना है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, हमारे पास कैपिटल गुड्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही पुअर था, क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ पावर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत पुअर थी। और इनकी पुअर होने की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ख़राब था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से उसका जो प्रॉब्लम है वो हमें झेलना पड़ता था। जैसे हम बात करें पावर जनरेशन की, तो पावर जनरेशन जो है देखिए 2100 मेगावाट ही उस समय हमें मिलती थी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैक्ट्रीज़ के लिए है वो बहुत ज़्यादा 11,000 21,000 इतना हमें चाहिए होता था। रेलवे लाइंस जो हैं वो कवरेज जो कर पाती थी 155,000 किलोमीटर्स का हमें चाहिए होता था, लेकिन वो इतना कवर नहीं कर पाती थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो हमारा वो बहुत ही लो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैवी डिपेंडेंस ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के ऊपर हैवी इंडिपेंडेंस, हमारी जो डिपेंडेंसी थी ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि देखिए हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन आप कर लीजिए, आपने कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, किसी भी गुड का प्रोडक्शन किया, आपने उसका प्रोडक्शन कर लिया, आपको रॉ मटेरियल भी मिल गया, आपको लेबर भी मिल गई, आपको कैपिटल भी मिल गई, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी आपकी रेडीमेड जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट जो तैयार हो गया है वो गुड्स है, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीड होगी ट्रांसपोर्टेशन की। आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन आपको अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको बहुत ही चीप रेट्स में वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसको कहीं भी छोटे मोटे मार्केट्स में या आसपास के जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं को आपको उसे सेल करना पड़ेगा बहुत सस्ते दामों में, बहुत चीप रेट्स में आपको उन्हें अवेलेबल करवाना पड़ेगा, और फिर वो जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो आगे तक उसे ले जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो ट्रांसपोर्ट पे आके ख़त्म हो जाती थी, रेलवे लाइन्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही क्या होती हैं, पेरिशेबल होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ऑयल्स हैं, इन चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो मिल्क है, इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा समय तक रखी भी नहीं जा सकती, तो उन्हें इसीलिए कम दामों में उन्हें बेचना पड़ता है। तो ये चीज़ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो डिपेंडेंसी है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन डायरेक्ट जो मार्केट्स हैं उन तक नहीं पहुँच पाता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे यहाँ पर उस समय 1948 में जो अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन मीन्स सिटी में रहने वाले लोग, सिटीजन्स, जो सिटी में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत कम थे, यानी शहरी जो वातावरण था वो बहुत कम था। जैसे कि हम बात करें हमारे यहाँ पर 80% के जो लोग थे, कम से कम 80% जो लोग थे हमारे यहाँ पर वो क्या थे, 86% लोग हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज से थे, यानी यहाँ पर रूरल एरियाज के जो लोग थे वो ज़्यादा थे।
रूरल एरियाज के लोग तो थे 86% और अर्बन एरियाज के थे ओनली 14%। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत कम था, इसी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा भी पाई जाती थी। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर पैदा होती थी, विलेजेस में पैदा होती थी, तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाता था, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं हो पाती थी। उस समय हमारी जो क्वालिटी थी, यानी कि हमारा एक, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारी क्या कंडीशन थी, तो अर्बनाइजेशन बहुत कम था और रूरल जो एरियाज हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा रहा करते थे। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या थी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या था? देखिए, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्यूडल थी, ना ही हमारी इकोनॉमी, यानी कि ना तो हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट थी, या ये कह सकते हैं कि लेबर बेस्ड थी, और ना ही हमारी इकोनॉमी फुली कैपिटल बेस्ड थी, यानी कि पैसे पे बेस्ड हो और पैसा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, उससे हमने मशीनरी परचेज कर ली, सब कुछ परचेज कर लिया, ये हमारी सेमी फ्यूडल हो गई। तो कुछ इकोनॉमी जो थी हमारी वो फ्यूडल और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर था, फ्यूडल इकोनॉमी का भी और कैपिटल इकोनॉमी का, दोनों का मिक्सचर हुआ करता था। तो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उससे तो लो प्रोडक्टिविटी होती थी, और कैपिटलिस्ट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी थी। तो कैपिटल का जो रोल था वो थोड़ा कम था, तो इस तरीके से बैकवर्डनेस जो है वो हमारी जो कह सकते हैं हम जो प्रोडक्शन है उसमें आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी तो आप सब जानते ही हो कि कॉलोनियल इकोनॉमी की वजह से ही तो हमारे जो कह सकते हैं कि गोल्डन बर्ड जो हमारा इंडिया हुआ करता था, वो गोल्डन बर्ड का नाम ही खत्म हो गया, सिर्फ एक बर्ड रह गया, वो भी बहुत वीक सा। तो इंडियन इकोनॉमी पहले भी हमें पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक कंट्री बाय द इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए थे, उससे आज तक लोग उबर नहीं पाए थे, यानी बहुत ज़्यादा उस समय लोगों में पॉवर्टी आ गई थी, और उस पॉवर्टी का जो कह सकते हैं हार्म्स जो हैं वो अभी तक वो झेल रहे थे। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज टू एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल का जो सोर्स है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है, रॉ मटीरियल है, वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, थस नेचुरल सोर्सेज आर वेरी ड्रेन, यानी यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के यहीं पर प्रोडक्शन करके, और सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ले लिया, प्रोडक्शन कर लिया, और रेडीमेड्स जो गुड्स होती थी उनको अपने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर देते थे चीप रेट्स में। लेकिन जब वहाँ से हमारे यहाँ पर गुड्स आती थी बनकर, या तो रॉ मटेरियल को डायरेक्ट ही वहाँ पर सेल कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे बहुत चीप रेट्स में, लेकिन जब रेडीमेड गुड्स आती थी तो वो बहुत ही हायर रेट्स में आती थी और बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। तो ये जो थी एट्रोसिटीज़ ऐसी भी कहा जाता है। इंडियन आर्टिशंस जो थे उनकी कॉटेज इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो तो उन्हें अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था। सारा रॉ मटेरियल तो कौन ले जाया करते थे? ब्रिटिशर्स ले जाया करते थे। तो यहाँ के जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, सब खत्म हो गई थी। तो ये कॉलोनियल इकोनॉमी जो है इसका एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री के ऊपर। सो ये थे हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे थे जिनकी, यानी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जिसमें हमने बात की है स्टेगनेंट इकोनॉमी की, बैकवर्ड इकोनॉमी की, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट इकोनॉमी या पोवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर. What are the agricultural sector? In the what position the agricultural sector on the eve of independence? So thank you. Have a nice day. Read this carefully.